आपका फिर से स्वागत है। मैं अमरीश। ये बात सब जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी इस साल भारत के पास है, यानी जितनी भी समिट्स और फोरम्स हो गए दुनिया के टॉप 20 देशों के बीच उन्हें इंडिया के द्वारा होस्ट कराया जाएगा। मेन समिट है यहाँ पर 9 और 10 सितंबर को हो गई नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहाँ दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे, यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक सवाल आपके मन में आता होगा, ये G20 होता क्या है, ये ग्रुप क्यों एग्जिस्ट करता है, इसे बनाने के पीछे क्या मकसद था, क्यों हर साल ये देश एक दूसरे से अलग जगह पर मिलते रहते हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। India has formally taken over the presidencies of the G20. G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। India is readying itself to host the mega event. दोस्तों, G20 को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा G7 को, क्योंकि G7 G20 से पहले आया। बात है अर्ली 1970s की। दुनिया की आर्थिक हालत काफी खराब चल रही थी। वैसे तो इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था 1973 की ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देशों ने ऑयल पर एम्बार्गो लगाया। उन देशों को तेल बेचना बंद किया गया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज थी, जैसे कि अमेरिका और यूरोप। ये वेस्टर्न देश मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर बहुत ज्यादा रिलाई करते थे और इसी की वजह से भारी इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिली। 11 Arab countries cut off all oil shipments to the United States. We are heading toward the most acute shortages of energy since World War। इनकी सरकारों ने डिसाइड किया कि अगर इस इकोनॉमिक हालत को बेहतर करना है तो हमें साथ में एक्शन लेने की जरूरत है। इकोनॉमिक को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए हमें साथ में बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए। इसी के चलते कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं अमेरिका के व्हाइट हाउस में, इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में। अर्ली 1973 की बात है। अमेरिका, फ्रांस, यूके और फ्रांस वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन 2 साल बाद इटली और जापान इंक्लूड कर लेते हैं और 1975 में होती है पहली G6 की मीटिंग। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके बाद 1976 में कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है और ये G6 का ग्रुप G7 ग्रुप बन जाता है। ये सातों देश अपने समय के सबसे डेवलप्ड देशों में से थे। इनकी इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी में से थी, लेकिन इसके अलावा भी कई कॉमन चीजें थी। इनके बीच में सभी देशों से लिबरल डेमोक्रेसीज थी जो ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। पॉलिटिकली कोल्ड वार के समय में सारी कंट्रीज वेस्ट ब्लॉक की हिस्सा थी। आइडियोलॉजिकली भी सेम कह सकते हो और इकोनॉमिकली तो ऑफ कोर्स। ये सब ऑयल क्राइसिस, रिसेशन जैसे समस्याओं से जूझ रहे थे। मेन मकसद इसका यही था, साथ में बैठकर इकोनॉमिक स्टडीज बनाएं। साल 1998 में रसिया को भी ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। G7 G8 बन जाता है, लेकिन 2014 में रसिया ने क्रीमिया को इन्वेडेड किया था। उसके बाद से रसिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। इसी रीजन से यह ग्रुप G7 है। अब G20 पर आए तो इसकी शुरुआत इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ही हुई थी। साल 1997 की रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के देशों में भी इस समय भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आई है। के बाद 1998 रशियन में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। यही कारण था कि रसिया को G7 में इंक्लूड किया गया इस समय पर। लेकिन G7 के और मेंबर्स ने ये भी रियलाइज किया कि दुनिया समय के साथ साथ और इंटरकनेक्टेड करती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि किसी एक देश में प्रॉब्लम होती है तो उसका असर बाकी देशों पर भी पड़ता है। इसीलिए अगर पूरी दुनिया में हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है और भारी रिसेशन होने से रोकना है तो हमें दुनिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनके साथ भी बैठकर एक्शन प्लान बनाने होंगे। तो 26 सितंबर साल 1999 G7 की फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप की स्थापना करी जाती है। इस ग्रुप में डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड कर लेती है। लेकिन सवाल यह है कि G20 में किन देशों को रखा जाएगा और किन देशों को नहीं रखा जाएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि G7 के मेंबर्स तो वो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद ये देखा जाएगा कि दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं जो सबसे बड़ी इकोनॉमी को हैंडल कर रहे हैं। इसके बेसिस पर चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रसिया को इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर देखा जाता है कि रीजनली पावर कौन सी है, क्योंकि दुनिया की हर रीजन को कोई ना रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। इस रीजन से एशिया में इंडोनेशिया
और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राजील और अर्जेनिया, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको और ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट से सऊदी अरेबिया और टर्की और यूरोप में G7 देशों के अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को एज अ होल कंसीडर्ड किया जाता है। तो आज के दिन G20 में 19 देशों हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ये 20 देश दुनिया के टॉप 20 देशों में से हैं, ना सिर्फ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, बल्कि मिलिट्री और पॉपुलेशन वाइज भी। देखिए तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि G20 को बनाने के पीछे असली मकसद फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना हो। तो ये G20 की मीटिंग सिर्फ इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस के बीच में होती है। कई सालों तक ऐसे ही होता रहता है। जब 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आई, The signs were everywhere, but now it's official, we are in a recession. There's been a widespread loss of confidence, and major sectors of America's financial system are at risk of shutting. तब इन देशों ने रियलाइज किया कि हमें और सीरियसली मीटिंग करनी चाहिए। सिर्फ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि हमारे देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी मिलना चाहिए। हम सब देशों के बीच ऑपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर होनी चाहिए। और अगर हमें ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना हो, इसलिए दोस्तों पहली G20 लीडर्स की जो ऑफिशियल समिट होती है वो 2008 में ही होती है। पहली समिट अमेरिका में बैठाई गई थी, जिसमें सारे देश मिलकर डिसाइड करते हैं कि अपने बीच के ट्रेड बैरियर घटा देंगे, स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, इन टोटल $4 ट्रिलियन खर्च करेंगे ताकि सभी इकोनॉमी को रिवाइव्ड किया जा सके। टोटल में G20 सारे देश मिलकर ग्लोबल जीडीपी में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। 75% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड इस देशों में होती है और 2/3 से ज्यादा दुनिया की पॉपुलेशन यहाँ रहती है। साल 2008 के बाद हर साल G20 समिट हुई है और हर साल ये अलग अलग देशों में होती है। इन G20 मीटिंग्स में जो एजेंडा बैठाया जा रहा है और जो काम हो रहा है उसे स्मूथली चलाने के लिए एक ट्रोइका सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। ट्रोइका में 3 देशों के साथ में मिलकर काम करते हैं। करेंट G20 प्रेसिडेंट, पिछले G20 के प्रेसिडेंट और आने वाले साल का G20 प्रेसिडेंट। पिछले साल इंडोनेशिया में हुई थी G20 समिट, इस साल इंडिया में और 2024 में ब्राजील में होगी। तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील ट्रोइका कंट्रीज के G20 के जो प्रेसिडेंसी है ये एक रोटेशनल बेसिस पर काम करती है। जो 20 मेंबर्स हैं G20 के, हर साल एक अलग मेंबर्स को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अगर आप लिस्ट देखो 2008 की पहली समिट से लेकर तो ये 18th G20 समिट है। सिर्फ अमेरिका देश ऐसा है जहां पर 2 बार ये समिट होस्ट करी गई, 2008 और 2009 में। इसके पीछे कारण हो सकता है कि 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो अमेरिका में ही शुरू हुई थी, लेकिन इसके बाद हर देश को एक एक करके बारी मिली है। 2009 से अगर आप देखना शुरू करें तो यूके और कनाडा, साउथ कोरिया, फ्रांस 2012 में, मैक्सिको 13 में, रसिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चाइना, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरेबिया, इटली, इंडोनेशिया और 2023 में इंडिया। अब इन 20 देशों के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है G20 समिट में। जैसे कि स्पेन के पास परमानेंट इनविटेशन है इन समिट्स का। इसके अलावा होस्ट कंट्री भी बाकी देशों को इनवाइट कर सकती है। तो इस साल इंडिया ने 9 और देशों को इनवाइट किया है। मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, बांग्लादेश, इजिप्ट, ओमान और इसके अलावा परमानेंट गेस्ट लिस्ट में कुछ और बड़े इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, WHO, WTO, IMF और एशियान की चेयर कंट्रीज। इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली ये है कि हालांकि G20 का मेन पर्पस अभी भी इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेबिलिटी प्रमोट करना है, लेकिन ओवर द ईयर ये कई और मेजर इश्यूज को एड्रेस करने लगा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस से फाइट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। लेकिन बाकी और इश्यूज को एड्रेस करने से प्रॉब्लम्स ये आई कि 20 बड़े देश, इन सब देशों की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, अपनी प्रायोरिटीज है, अपने एजेंडा है और किसी भी इश्यूज को लेकर ये सारे के सारे 20 देश एग्री कर पाए ये बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग नई दिल्ली में हो रहे मेन मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं और इसी रीजन से G20 की टूरिज्म मीटिंग कुछ समय पहले श्रीनगर में हुई थी, उसे चाइना और सऊदी अरेबिया ने बॉयकॉट किया। इसके अलावा रसिया प्रेसिडेंट
व्लादिमीर पुतिन भी दिल्ली में हो रही इस मेन मीटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी है। जब से रसिया ने यूक्रेन देश को इन्वेडेड किया है, इससे आपको पता चलता है मीटिंग्स में लिए जाने वाले फैसले इंडिविजुअल लीडर्स पर भी कितना डिपेंड करते हैं। 2016 की फेमस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने साइन नहीं किया था। States will withdraw from the Paris Climate Accord. जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे तो इसके बाद ही इसे साइन किया गया था। इस साल के G20 में इंडिया ने वसुधैव कुटुंबकम की थीम सेट करी है और ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीजों पर महत्व दिया है। इसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन लेड डेवलपमेंट में भी फोकस रखा गया है। अब आप सोचेंगे कि इन सारे इश्यूज को डिस्कस करने का टाइम कहां पर है। G20 की मीटिंग सिर्फ 2-3 दिन तक चलती है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो G20 की मेन समिट है सिर्फ वही 2 दिन चलती है, जिसे समिट ऑफ स्टेट लीडर्स कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और समिट्स होती हैं G20 में, जैसे कि मिनिस्टर लेवल समिट्स, जहां पर इन 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर साथ में मीटिंग करते हैं, या फिर हेल्थ मिनिस्टर या एग्रीकल्चर मिनिस्टर साथ में मीटिंग करते हैं। इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हो कि 22 जुलाई को एनर्जी मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, 21 जुलाई को लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, 26 अगस्त को कल्चर मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी। और इन सब मीटिंग्स की लोकेशन भी अलग अलग है, जैसे कि कल्चर मिनिस्टर की मीटिंग वाराणसी में हुई, एनर्जी मिनिस्टर की मीटिंग गोवा में हुई थी और लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की मीटिंग इंदौर में हुई थी। और मिनिस्टर के अलावा अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप भी बने हुए हैं G20 में, जैसे कि B20 बिजनेस ग्रुप की मीटिंग के लिए, C20 सिविल सोसाइटी मीटिंग के लिए, W20 वुमेन्स के लिए, Y20 यूथ 20 मीटिंग के लिए और T20 क्रिकेट वाला नहीं, थिंक टैंक्स मीटिंग के लिए। इन 20 देशों के थिंक टैंक्स एक दूसरे से मिले। उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा आपको G20 और G7 के बारे में।